से बंद कर दी गई है इंटरनेट और एसएमएस सुविधाएं। राकेश टिकैत बोले अब यहां भी दिल्ली जैसा होगा आंदोलन, आर पार का ऐलान कर दिया है किसानों ने। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है तो दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ से बुलाई गई मीटिंग में चीन ने अफगानिस्तान के लिए $31 मिलियन की मदद का ऐलान किया। जी दरअसल तालिबान के लिए चाइना ने खोला खजाना। तीसरी बड़ी अपडेट, कन्हैया कुमार जाएंगे कांग्रेस पार्टी में। प्रशांत किशोर के साथ 2 बार राहुल गांधी से कर चुके हैं मुलाकात। जी बड़ी खबर, बिहार में बड़ा उलटफेर होने वाला है। तीसरी बड़ी अपडेट में बताएंगे दोस्तों, आपको बता दें अखिलेश और मायावती की बेवकूफी। असद ओवैसी ने क्यों कहा भाजपा सत्ता में आई है, तो एक एक करके जानेंगे। राजस्थान में भाजपा में मचे कलह का द एंड कब होगा, तो वही महिला उत्पीड़न के मामले में 40% बढ़े केस यूपी में। जी हां, चंद्रशेखर रावण ने मिशन शक्ति को लेकर योगी पर उठाया सवाल, तो वहीं धनबाद जज मामले में आया नया मोड़। 2 अन्य प्राथमिकी दर्ज जानेंगे। जज की हत्या के मामले में आखिर कौन सा खुलासा हुआ है, तो एक एक करके जानेंगे। जहां पर लॉटरी और सट्टे को वैध करने से समाज को होगा लाभ। प्रज्ञा ठाकुर अलका लांबा बोली जय शाह के संपर्क में हो गई है लगता है, तो एक एक करके जानना जरूरी है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि मोदी के नेतृत्व में देश कोविड-19 से न केवल निपटने में विफल हुआ बल्कि देश की विदेश नीति भी चौपट रही, और 3 कृषि कानूनों का पुरजोर विरोध करते हुए किसानों के प्रदर्शन का समर्थन करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कर। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है तो दोस्तों, करनाल में किसानों ने डाला डेरा, तो फिर से बंद कर दी गई है इंटरनेट और एसएमएस सुविधाएं। राकेश टिकैत बोले अब यहां भी दिल्ली जैसा होगा हाल। मुख्यमंत्री खट्टर के ऑफिस का घेराव कर दिया है किसानों ने। दरअसल मोदी सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन पिछले 9 महीनों से जारी है। किसानों पर 28 अगस्त को हुए पुलिस के कथित लाठीचार्ज के विरोध में करनाल में किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। दिल्ली की राजधानी दिल्ली की तरह यहां पर भी एक पंडाल तैयार कर दिया गया है, और यहां की मांगे पूरी नहीं हुई तो वे वहां भी लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं। अन्नदाताओं के विरोध प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने जिले में मोबाइल, इंटरनेट और एसएमएस सेवाओं को निलंबित कर दिया है। हरियाणा के गृह विभाग और की ओर से जारी आदेश के मुताबिक करनाल में किसानों के आंदोलन के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने गलत सूचना के प्रसार को रोकने के लिए जिले में मोबाइल, इंटरनेट और एसएमएस सेवाओं को निलंबित कर दिया है, और ये आदेश आज रात 11:30 बजे तक प्रभावी रहेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक किसान नेताओं और पुलिस प्रशासन के बीच 3.25 घंटे में 2 दौर की वार्ता हुई है। पहले दौर की वार्ता में डीसी निशांत यादव, एसपी गंगाराम पुनिया ने प्रशासनिक टीम का नेतृत्व किया, और दूसरे दौर में रेंज कमिश्नर की अगुवाई में बातचीत भी की है। दरअसल भारतीय किसान यूनियन बीक्यू के नेता राकेश टिकैत ने बैठक के बाद कहा है कि प्रशासनिक टीम ने हर आधे घंटे के बाद चंडीगढ़ की बात की, मगर ऐसा कोई सुझाव या प्रस्ताव नहीं आया जिस पर सहमति बन सके। इस बीच आपको बता दें कि किसानों ने आर पार का ऐलान करते हुए मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री के ऑफिस का पूरी तरीके से घेराव कर दिया है। और इस घेराव में सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि जिस तरीके से मनोहर लाल खट्टर का ऑफिस घेरा गया है, किसानों ने अब वहां पे पूरी तरीके से डेरा डाल दिया गया और उस अधिकारी एसडीएम को बर्खास्त करने की मांग तेज कर दी है। सरकार ने कहा है कि हम नहीं बर्खास्त करेंगे। इंटरनेट और एसएमएस की सुविधाएं बंद कर दी है। राकेश टिकैत ने अब उस जगह को नया आंदोलन का जगह बता दिया है। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है एक और, जहां पे बिहार विधानसभा चुनाव और खास करके बिहार की राजनीति में आने वाला है बड़ा भूचाल। दरअसल प्रशांत किशोर के साथ कन्हैया कुमार ने राहुल गांधी से 2 बार की है मुलाकात। कन्हैया कुमार के जल्द पाला बदलने की अटकलें हैं। दरअसल उनके कांग्रेस में शामिल होने की संभावना है। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि उनके हाल ही में राहुल गांधी से 2 बार मुलाकात हो चुकी है। बातचीत अंतिम दौर में है। दोनों मुलाकात के दौरान प्रशांत किशोर मौजूद रहे। अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि कन्हैया 2024 में बिहार की तरफ से कांग्रेस के बड़े चेहरे बन सकते हैं। कन्हैया के कांग्रेस में जाने की चर्चा हुई है, और जब उन्होंने सीपीआई-एम मुख्यालय में अपना दफ्तर खाली कर दिया है। सीपीआई के दफ्तर कन्हैया कुमार को लेकर लोकसभा चुनाव के बाद ही सवाल उठने लगे थे। वहां तक कि अनुशासनहीनता को लेकर सीपीआई की हैदराबाद में हुई बैठक में उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया था। बताया जा रहा है कि कन्हैया को कांग्रेस में लाने की जिम्मेदारी जौनपुर सदर के पूर्व विधायक मोहम्मद नदीम जावेद को सौंपी गई है।
दरअसल नदीम जावेद एनएसयूआई के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है, भारतीय युवा कांग्रेस के पूर्व महासचिव, कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और मीडिया पैनलिस्ट है। कन्हैया और नदीम की कई दौर बातचीत की गई है। कन्हैया को पिछले 5 विधानसभा चुनाव में कोई खासा सफलता नहीं है पिछले 5 सालों में। आपको बता दें कि फरवरी 2005 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 10 सीटें मिली थी, जो अक्टूबर 2005 में घटकर 9 रह गई। 2010 की बात करें तो 4 सीटें संतोष करना पड़ा है। तो ये बिहार में जो है कांग्रेस पार्टी का जनाधार कम हो रहा है। ऐसे में कन्हैया कुमार कुछ बड़ा गेम कर सकते हैं। अगले अपडेट तो दोस्तों, राहुल गांधी मां वैष्णो के दर्शन के लिए कटरा पैदल चलकर जाएंगे। इसी कार्यक्रम को पूरी डिटेल समझिए। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जम्मू कश्मीर का दौरा आज से शुरू हो रहा है। 2 दिन के दौरे पे राहुल गांधी मां वैष्णो के दर्शन करेंगे और जगह जगह कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। राहुल आज जम्मू कश्मीर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और यहां तो सीधे कटरा के लिए भी रवाना होंगे। कटरा पहुंचने के बाद उनकी पदयात्रा शुरू होगी, जो माता वैष्णो के दरबार में समाप्त होगी। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता जगह जगह उनका स्वागत भी कर रहे हैं। पदयात्रा में राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भी शामिल हैं। तो ये दोस्तों राहुल गांधी का एक अनोखा रूप। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। दोस्तों, दिल्ली में दखल के बाद क्या राजस्थान बीजेपी में सब कुछ ठीक? दरअसल बीजेपी में एक कलह मच चुकी है, खास करके राजस्थान भारतीय जनता पार्टी में बड़ी फूट की खबर निकल के आ रही है। बीजेपी नेतृत्व की दखलंदाजी के बाद राजस्थान बीजेपी में मचा घमासान फिलहाल थमता दिख रहा है। राजस्थान विधानसभा के पूर्व स्पीकर और बीजेपी विधायक कैलाश मेघवाल ने अब फैसला कर लिया है कि अपनी ही पार्टी और नेता विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाएंगे। इस बीच मेघवाल ने उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने का फैसला कर लिया है। पार्टी महासचिव अर्जुन सिंह ने मुलाकात के बाद कैलाश मेघवाल ने अपने फैसलों में बदलाव किया है। मेघवाल ने कहा है कि हमें अपनी पार्टी के हित के लिए और कांग्रेस के खिलाफ काम करना है। मैंने फैसला किया है कि कटारिया के खिलाफ निंदा प्रस्ताव नहीं लाऊंगा। तो ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अब कुछ ऑल इज वेल होता दिखाई दे रहा है। अगली खबर भी ले लेते हैं। तो दोस्तों, महिला उत्पीड़न के मामले में 46% बढ़े हैं आधे आबादी के केस यूपी में ही। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, चंद्रशेखर रावण बोले मिशन शक्ति की पोल खुल चुकी है योगी राज में। दरअसल मोदी सरकार द्वारा महिला सुरक्षा के बड़े बड़े दावे किए जाते रहे हैं। इसके विपरीत राष्ट्रीय महिला आयोग ने बताया है कि देश में महिला अपराध की शिकायतों में 46% तक इजाफा हुआ है। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से ज्यादातर मामले सिर्फ भाजपा शासित यूपी के ही है, जबकि योगी सरकार द्वारा यूपी के देश का नंबर 1 राज्य बताया जा रहा है। खबर के मुताबिक 2021 के पहले 8 महीने में राष्ट्रीय महिला आयोग में लगभग 20,000 शिकायतें दर्ज की गई थी। आपको बता दिया जाए कि सिर्फ जुलाई तो इस महीने में लगभग 33 महिला अपराध की शिकायतें दर्ज की गई हैं, जो कि साल 2015 के बाद सबसे ज्यादा है। इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा ने बताया है कि ये शिकायतें इसलिए भी बढ़ी हैं क्योंकि आयोग ने नियमित जागरूकता अभियान आयोजित किया है। हर वक्त इस्तेमाल में आने वाली हेल्पलाइन भी जारी की गई है। हम चलते हैं अगले अपडेट। धनबाद जज मामले में आया नया मोड़, 2 अन्य पर प्राथमिकी दर्ज, सुराग देने वालों को अब 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। दरअसल सीबीआई ने जज उत्तम आनंद मौत के मामले में मंगलवार को अज्ञात के खिलाफ ऑटो चोरी का मामला दर्ज कर लिया है। सीबीआई ने मोबाइल चोरी का भी केस दर्ज कर लिया है। ऑटो चोरी के इस मामले में 29 जुलाई को पाथरगिढ़ी थाना क्षेत्र के भौरी घटाल निवासी सुगनी देवी के बयान पर कांड संख्या 18 और 21 दर्ज किया गया। सीबीआई ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की शुरुआत की जा रही है। आपको बता दें कि सीबीआई ने जज उत्तम आनंद के मामले में सुराग देने वालों के लिए इनाम की राशि दोगुनी कर दी गई है। सुराग देने वालों को अब सीबीआई 5 लाख रुपए के बदले 10 लाख रुपए भी देगी। इसके लिए बुधवार को शहर के कई स्थानों पर पोस्टर भी चिपकाए गए, जिनमें इनाम की घोषणा कर दी गई है। दरअसल जज उत्तम आनंद की मौत के बाद कोई खुलासा नहीं हो पा रहा है। अगली अपडेट ले लेते हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले बोले अल्पसंख्यक समुदाय के नीत नाते मिले मुस्लिमों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मंडल। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने AIMIM अध्यक्ष सदुद्दीन ओवैसी के बयान का समर्थन करते हुए कहा है कि बेशक मुस्लिमों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। अठावले ने हालांकि साथ ये भी कह दिया है कि मुस्लिमों का ये प्रतिनिधित्व। हम चलते हैं अगले अपडेट। तो दोस्तों, त्रिपुरा में बीजेपी CPM में हिंसक झड़प, पूर्व मंत्री की कार आग के हवाले कर दी। CPM की ऑफिस में भी की है तोड़फोड़, जी जबरदस्त आक्रमण। दरअसल त्रिपुरा में राजनीतिक दलों के बीच दुश्मनी सड़कों पर आ चुकी है। बुधवार को बीजेपी और CPIM कार्यकर्ताओं के बीच जोरदार झड़प देखने को मिली। कई जगहों पर आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं भी आई हैं। उपद्रवियों ने पूर्व मंत्री रतन भौमिक की गाड़ी भी आग के हवाले कर दी है। पुलिस को स्थिति पर नियंत्रण के लिए काफी मशक्कत भी करनी
पड़ी है। हंगामे की शुरुआत गोमती जिले के उदयपुर शहर में हुई है। दरअसल सीपीआई-एम यूथ विंग फेडरेशन ने रैली निकाली थी। इस रैली के दौरान सीपीआई-एम के कार्यकर्ताओं और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच तकरार हो गई है और फिर अचानक ये तकरार मारपीट में बदल गए। पुलिस ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं का एक यू ग्रुप वहां मौजूद था। डीवाईएफआई की रैली के दौरान दोनों पार्टियां कार्यकर्ताओं के बीच झगड़ा हो गया और कुछ लोग घायल हो गए थे। इसके बाद अगरतला विधान विशालगढ़ और कैथला में सीपीआई-एम के कार्यालय में आग के हवाले कर दिया गया। अगली अपडेट, 200 विधानसभा चुनाव के लिए सिद्धू का नया फॉर्मूला, इन कांग्रेसी नेताओं को नहीं मिलेगी टिकट। दरअसल कैप्टन अमरिंदर के साथ विवाद के चलते नवजोत सिंह सिद्धू भले ही काफी देर से फील्ड में सक्रिय नजर आए हों, लेकिन अंदर खाने उनके लंबे समय से भंग चल रहे पंजाब कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके तहत सांसदों, विधायकों या बड़े नेताओं से प्रदेश कार्यकारिणी में शामिल करने या जिला अध्यक्ष बनाने के लिए नाम मांगे गए हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि सिद्धू द्वारा प्रदेश प्रभारी हरीश रावत, कार्यकारी प्रधानों के अलावा नए नजदीकी नेताओं के साथ सलाह के बाद ये फॉर्मूला तैयार किया गया है। जिला अध्यक्ष बनने वाले नेताओं को विधानसभा चुनाव के लिए टिकट के लिए अप्लाई करने की अनुमति नहीं होगी और न ही उनका नाम हाईकमान को भेजे जाने वाले पैनल में शामिल किया जाएगा। इसके लिए ये दलील दी गई है। चुनाव के दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष को टिकट देने का असर पूरे शहर के प्रचार अभियान पर पड़ता है, क्योंकि ज्यादातर मामलों में पुराने प्रधान द्वारा बनाए गए पदाधिकारी नए कार्यकारी अध्यक्ष के साथ पूरे तालमेल के साथ काम नहीं करते हैं। अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, यूपी बाबरी मस्जिद पर टिप्पणी करने पर दर्ज राष्ट्र को हाईकोर्ट ने खारिज किया। जी, दरअसल ये मामला यूपी के लखीमपुर खीरी निवासी मोहम्मद फैजान मंसूरी से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने अगस्त 2020 को फेसबुक पर बाबरी मस्जिद को लेकर एक पोस्ट लिखा था। इसके बाद उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत मामला दर्ज किया गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ खंडपीठ ने लखीमपुर खीरी निवासी मोहम्मद फयाज मंसूरी के खिलाफ लगाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए को रद्द कर दिया गया था और अदालत ने संबंधित अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि यदि मंसूरी किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो उन्हें तत्काल जेल से रिहा कर दिया जाए। ये आदेश जस्टिस अमित सिन्हा व जस्टिस सरोज यादव की पीठ में मंसूरी की ओर से दाखिल बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को मंजूर करते हुए पारित किया गया था। अदालत ने कहा है कि केंद्र सरकार ने याचिकाकर्ता का प्रत्यावेदन निस्तारित करने में देरी और इस आधार पर निरुद्ध आदेश खारिज करने के योग्य बताया था। अगली अपडेट आपको बता दें, यूपी सरकार ने योगी ओवैसी को नहीं दिया रैली करने की इजाजत, दिया झटका। जी, दरअसल ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी यूपी दौरे पर हैं और उनका तीसरा और आखिरी दिन था। ओवैसी आज बाराबंकी में एक जनसभा करने वाले थे, लेकिन जिला प्रशासन में इसकी मंजूरी नहीं मिली। ओवैसी अब केवल पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपने पदाधिकारियों के घर पर मिल सकेंगे। उपजिलाधिकारी पंकज सिंह ने बताया कि असदुद्दीन ओवैसी की गुरुवार को सुबह 11 बजे बाराबंकी कटरा मोहल्ला इमामबाड़ा में जनसभा प्रस्तावित थी, लेकिन जिला प्रशासन ने इनकी जनसभा को अनुमति नहीं दी है। एआईएमआईएम के जिला प्रभारी सज्जाद हुसैन ने बताया है कि फिलहाल कटरा इमामबाड़ा की सभा की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन जिला प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से इसको निरस्त कर दिया गया है। अगली अपडेट, ममता का प्रचार अभियान शुरू, भाजपा पर साधा निशाना। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए अपने पहले चुनाव अभियान में भाजपा पर निशाना साधते हुए बुधवार को कहा है कि भगवा ब्रिगेड केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है, विरोधियों की आवाज को दबा रही है। उन्होंने नरेंद्र मोदी अमित शाह की जोड़ी से यह भी कहा है कि अन्य राजनीतिक दलों के खिलाफ अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन इसका तृणमूल कांग्रेस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दक्षिणी कोलकाता के चेतला में पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक में ममता ने कहा है कि उन्होंने अभिषेक बनर्जी तृणमूल कांग्रेस महासचिव और ममता बनर्जी के भतीजे से 9 घंटे तक पूछताछ की और फिर से उन्हें आने के लिए कह दिया है। आपको बता दें कि हर दिन दिल्ली उन केस को कोलकाता में क्यों शिफ्ट किया गया। ममता ने कहा है कि उनके खिलाफ कुछ भी नहीं मिला है, लेकिन जांच एजेंसियों को साबित करना होगा कि वो चोर हैं, हम उन्हें देश सिद्ध क्यों दे। तो इस तरीके से तमाम चीजें निकल के आई हैं। अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, एससी एसटी ओबीसी और अल्पसंख्यक कार्यकर्ताओं को साधने में जुटी कांग्रेस पूर्व सीएम हरीश रावत आज देंगे जीत का मंत्र। दरअसल उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर कांग्रेस तैयारियां तेज कर दी हैं। कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक कार्यकर्ताओं की बैठक करने जा रहे हैं। इस बैठक में 2022 के विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की जाएगी।
इस तरीके से प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में कार्यकर्ता अपनी सशक्त भूमिका निभा सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत लगातार कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंचकर उन्हें बूस्टअप करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इस बैठकों में कांग्रेस खासतौर पर मैदानी क्षेत्रों के अल्पसंख्यक बाहुल्य सीटों पर सबसे ज्यादा फोकस करने की जा रही है। तकरीबन 18 से 20 ऐसी सीटें हैं जहां अल्पसंख्यकों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रहती है। देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल की इन सीटों पर सबसे ज्यादा फोकस कांग्रेस पार्टी का रहता है, क्योंकि अल्पसंख्यकों की भारी तादाद में यहां रहते हैं। कांग्रेस एक बार फिर से अल्पसंख्यक SC, ST और OBC मतदाताओं को रिझाने के लिए नई रणनीति तैयार कर रही है। अगली अपडेट, हर गांव में 20 मजबूत कार्यकर्ता तैयार करेंगे कांग्रेस। 18,000 ग्राम पंचायतों में कमेटियों का गठन का काम पूरा होगा। कांग्रेस यूपी के हर गांव में मजबूती से उसका झंडा उठाने वाले 20 कार्यकर्ताओं को खड़ा करेगी। दरअसल चुनावी सफलता के लिए पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का यही मूल मंत्र भी है, जिस पर लगातार अमल हो रहा है। पहले संगठन सृजन अभियान और फिर प्रशिक्षण से पराक्रम महाअभियान, इसी दिशा में उठाए जा रहे कदम। प्रियंका 10 व 11 सितंबर को लखनऊ में रहकर इसी आधार पर संगठन के कामकाज की समीक्षा करेंगी। कांग्रेस सभी 75 जिलों में 24 अगस्त को 7 सितंबर के बीच प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर चुकी है। इनमें जिला व शहर को लेकर ब्लॉक व न्याय पंचायत स्तर तक की कमेटियों के सदस्य शामिल हुए। इन प्रशिक्षण शिविरों में चुनाव जहां कांग्रेस हुकूमतों की उपलब्धियां बताई गई है, तो वहीं संघ परिवार का कांग्रेस के बुरे के बारे में दुष्प्रचार के ठोस तरीके से जवाब भी दिया गया है। ये काम कहीं न कहीं बुकलेट्स के माध्यम से किया जा रहा है। अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, जावेद अख्तर मानहानि केस में कंगना की मुश्किलें नहीं होंगी खत्म, बॉम्बे हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक्ट्रेस कंगना रनौत की याचिका खारिज कर दी है, जिसमें उन्होंने गीतकार जावेद अख्तर द्वारा दर्ज कराई गई मानहानि की कार्यकारिणी को रद्द करने का आग्रह कर दिया था। आपको बता दें कि यह मामला तब शुरू हुआ था जब सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद एक्ट्रेस ने टीवी इंटरव्यू में जावेद अख्तर के खिलाफ बयान दिए थे। इस बार जावेद ने कंगना के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कर दिया था। उन्होंने कंगना और आरोप लगाया है कि फिलहाल उनके खिलाफ गलत स्टेटमेंट देकर उनकी छवि खराब कर दी गई है। तो ये एक तरीके से बड़ी अपडेट। हम चलते हैं, अगली खबर लेते हैं। पाकिस्तान ने कहा अफगानिस्तान की नई हकीकत देखने के लिए पुराना नजरिया तो पहले हमें छोड़ना ही पड़ेगा। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने काबुल में तालिबान को सत्ता संभालने के बाद अफगानिस्तान के पड़ोसियों की पहली मंत्रिपरिषद बैठक की मेजबानी की है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि भले ही युद्ध में थके हुए देश में स्थिति जटिल और परिवर्तनशील है, उनकी नई वास्तविकता को देखने के लिए दुनिया को अपना पुराना नजरिया छोड़ना होगा और एक यथार्थवादी दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ना ही होगा। कुरैशी ने अफगानिस्तान के पड़ोसी देश चीन, ईरान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्रियों की पहली डिजिटल बैठक की अध्यक्षता करने के बाद एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं। उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट में अफगानिस्तान में स्थिति जटिल और परिवर्तनशील बनी हुई है। हमें उम्मीद है कि राजनीतिक स्थिति स्थिर हो जाएगी और जल्द ही स्थितियां सामान्य हो जाएंगी। नई वास्तविकता के लिए हमें पुराने नजरिए को त्यागने की जरूरत नहीं है। इसमें नई अंतर्दृष्टि विकसित करने और यथार्थवादी व्यवहारिक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता भी है। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर बरसे OP राजभर, कहा बीजेपी की अर्थी निकालूंगा मैं, पीछे लगेगा राम नाम सत्य का नारा। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। छोटी छोटी पार्टियां भी अपनी जातिगत समीकरण के हिसाब से यूपी की सत्ता काबिज होने के रास्ते तलाश रही हैं। सुभाषपा पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर बीजेपी से अलग होने के बाद अपनी रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। योगी सरकार में मंत्री रहे OP राजभर कब कई आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी की अर्थी निकालूंगा और उनके पीछे राम नाम सत्य का नारा भी लगेगा। ओम प्रकाश राजभर ने मायावती के शासनकाल की तारीफ करते हुए कहा है कि उनके समय में लॉ एंड ऑर्डर नंबर 1 का था और उन्होंने बीजेपी पर धोखा देने का आरोप लगाते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की अर्थी निकालूंगा और पीछे राम नाम सत्य का नारा भी लगाऊंगा। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें एक और बड़ी अपडेट जहां पे भवानीपुर की CM ममता बनर्जी खिलाफ कौन हो बीजेपी का उम्मीदवार, पार्टी ने नामों पर भी चर्चा। दरअसल भवानीपुर उपचुनाव के उम्मीदवार को लेकर भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल की इकाई की एक बैठक कोलकाता में पार्टी के राज्य मुख्यालय में हुई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष की अगुवाई में इस बैठक में भवानीपुर उपचुनाव में मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस TMC सुप्रीमो ममता बनर्जी के खिलाफ उम्मीदवारों पर चर्चा की गई है। इसमें माना जा रहा है कि फिलहाल वरिष्ठ नेता तथागत राय, अभिनेता रुद्रनील घोष, प्रदेश बीजेपी के उपाध्यक्ष प्रताप बनर्जी और वरिष्ठ नेता अनिल गांगुली समेत कई नेता शामिल थे। और कौन एक तरीके से ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव किसे लड़ना चाहिए, इन मुद्दों पर, इन नामों पे बड़े पैमाने पे चर्चा हुआ है। अब चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर, राज्यसभा की खाली हुई 6
सीटों पर उपचुनाव का ऐलान, समझिए कब कब होंगे। दरअसल निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा की खाली हुई सीटों के चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। खाली हुई 6 सीटों के लिए 4 अक्टूबर को वोटिंग कराई जाएगी। मतगणना भी 4 अक्टूबर को होगी और चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में खाली हुई 6 सीटों के लिए पूरा कार्यकाल की घोषणा कर दिया है और इसके लिए अधिसूचना 15 सितंबर को जारी कर दी जाएगी। चुनाव आयोग के अनुसार मध्य प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र की खाली हुई 1 सीट और तमिलनाडु की 2 सीटें 4 अक्टूबर को उपचुनाव कराया जाएगा। दरअसल मध्य प्रदेश कोटे में राज्यसभा सदस्य थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल बनाए जाने को लेकर खाली हुई सीट पर उपचुनाव कराया गया है। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट